Assalamu alaikum, my dear students. I'm here again with a new video related to specialized cells. Um, I'm very much thankful for your appreciation and the amount of love you have shown. Jazakallah for subscribing my channel, and the feedback you have given is also very important. Um, some of you have suggested me that I should use Urdu as well in my lessons so that it's easy for you to understand. So I will be using both English and Urdu so that the things are more clear. Let's begin. So, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study about the learning outcome 1.2, part 1, specialized cells. So, specialized cells, what is your understanding about the specialized cells? Let's move on. Okay. So, आप लोगों को पता है कि सेल्स क्या होते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सेल्स इन डिटेल के एनिमल सेल्स, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल्स को हमने अच्छे खासे डिटेल में देख लिया है. अब देयर आर सर्टेन सेल्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज द स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी, एंड नॉट ओनली द सेल्स बट आल्सो द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. अब ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते क्या हैं, या सेल को स्पेशलाइज होने की जरूरत क्यों होती है? एज यू नो दैट द सेल हैज अ नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस. अब हर सेल जो है वो हर काम नहीं कर रहा होता, या हर सेल का जो है वो सारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो है हमारे, लाइक वी हैव लिवर, वी हैव हार्ट, वी हैव मसल्स, वी हैव ब्रेन, वी हैव स्किन. All the parts of the body are different, and as they are different, so they have different functions. They have different tasks to do. So जिस तरह से हमारे घर में अलग अलग कमरे होते हैं और उनका पर्पस जो है वो अलग अलग, उसका पर्पस अलग अलग होता है. लाइक द ड्राइंग रूम हैज अ डिफरेंट पर्पस एज कम्पेयर टू योर किचन. तो जो किचन में काम हो रहा है वो ऑब्वियसली आप ड्राइंग रूम में नहीं करेंगे. इसी तरह से जो आपका जो लिविंग रूम है, दैट हैज डिफरेंट फीचर्स फ्रॉम दैट ऑफ योर बेडरूम. सो द सेम इज द केस विद द बॉडी. जैसे हमारी बॉडी के अंदर लिवर हैज अ डिफरेंट फंक्शन. So the function of the kidney is different from the liver. The function of stomach is different from the both kidneys and liver. And eye का अलग काम है. तो जिस तरह से सारे बॉडी ऑर्गन्स अलग अलग से काम कर रहे हैं, तो उसी तरह से उनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं that perform special functions. अब what does the learning outcome say? The learning outcome says कि हमें understand, like let's understand the cell can become specialized and their structures are related to their special functions, illustrated with example of this, different examples covered in the syllabus. So उनका ये कहना है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर सेल जो है वो स्पेशलाइज हो जाते हैं और उनके अंदर उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनके स्पेशल फंक्शन में उनको सपोर्ट करते हैं. सो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से स्पेशलाइज सेल बनता है, व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन, और फिर हम डिफरेंट स्पेशलाइज सेल्स की एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे. A group of specialized cell is called tissue. ठीक है. So tissue is not the basically the simple cells, but tissue क्या चीज होती है? Specialized cell जब मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको हम एक tissue का नाम देते हैं. A tissue might be formed by different type of specialized cells. For example, in the nervous system, we can find different type of nerve cells, neurons, and several type of glial cells. So you can say that there are different type of cells that make up one tissue. And you might be wondering that हमने tissue की definition ये पढ़ी कि that are made up of similar cells. Yes, the tissue is made up of similar cell. ये cells similar ही हैं, but इनके अपने अपने functions defined हैं. ठीक है. स्पेशलाइज सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ज्यादा जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर हिडन. से फॉर एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे भी, द फंक्शन ऑफ द जाइलम इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर. तो जब जाइलम का काम ट्रांसपोर्ट करना है पानी को फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर वो ही एडेप्टेशंस हैं जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट करती हैं. ठीक है. The differences are controlled by gene in the nucleus. This is also very important. Cell खुद से differentiate नहीं होता, बल्कि there are certain genes which are responsible for, creating these differences. In some of the cells, some of the genes are more dominant. और वो genes जो है वो उन cells में चूंकि वो ज़्यादा dominant होती है, तो the cell is actually working in that pattern, in that particular pattern, and this is known as cell differentiation. देखो initially सारे के सारे cells जो हैं, जब एक like when we talk about the very beginning, like after the fertilization, when the zygote is formed in animals or in plants, तो उससे वो एक single cell होता है. फिर उसकी division start होती है, and after when a certain number of cell is like formed, तो फिर क्या होता है उसके बाद वो सेल जो है वो अपने काम के हिसाब से अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से अलग अलग एडेप्टेशंस को
हासिल करना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स दे बिकम स्पेशलाइज्ड। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है कि कौन सा सेल क्या करेगा और कौन सा सेल क्या नहीं करेगा, दिस इज डिफरेंशिएशन और इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। तो कुछ जीन्स किसी सेल में ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और किसी और सेल में कोई और जीन ज्यादा एक्टिव हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारे सेल्स में बराबर होती है, लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो कुछ सेल्स में कुछ जीन ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो सेल उस तरह से एक्ट करता है जैसा जैसे वो जीन्स होते हैं, और किसी और सेल में कोई और जीन ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो द सेल बिहेव्स इन द सेम वे, राइट? Okay, so we have to alhamdulillah we have discussed what the specialized cells are, और अब हमें ये समझ में आ गया है कि सेल स्पेशलाइज क्यों होता है। रिमेंबर वन थिंग, एंड दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इज कि स्पेशलाइज सेल फिर डिवाइड नहीं होते। स्पेशलाइज सेल अपनी लाइफ को पूरा करते हैं एंड देन दे इवेंचुअली डाई। ठीक है, सो स्पेशलाइज सेल्स की तरह, जैसे अभी अभी मैंने रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि रेड ब्लड सेल इंशाल्लाह हम इन द चैप्टर ऑफ हार्ट डिटेल में पढ़ेंगे। सो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स की अपनी एक लाइफ होती है 120 डेज की। आफ्टर 120 डेज द रेड ब्लड सेल्स विल बी लाइक दे विल बी दे विल डिस्ट्रॉयड बाय द बॉडी, बट वो डिवाइड होके नए सेल नहीं बनाएंगे। नए सेल डिवाइड कहाँ से होंगे? वो बोन मैरो से होंगे। तो बोन मैरो में देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स नोन एज स्टेम सेल्स। वो स्टेम सेल जो है वो न्यू सेल्स को फॉर्म करते हैं और उन्हीं से फिर डिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स बनते हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स की डिटेल भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। चलो आगे चलते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल फ्रॉम प्लांट्स फर्स्ट। प्लांट में कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं? प्लांट में ऑब्वियसली जाइलम, फ्लोम, रूट हेयर सेल, पेलिसेड मेसोफिल सेल, स्पंजी मेसोफिल सेल, एंडोडर्मिस एंड एपिडर्मिस, दीज आर लाइक कॉर्टिकल सेल्स। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और सबका अपना अपना काम होता है। ठीक है, एवरी सेल हैज इट्स ओन फंक्शन। वी आर गोइंग टू लुक इनटू द रूट हेयर सेल्स नाउ, कि रूट हेयर सेल्स क्या होते हैं। You must have studied before as well in your grade 8s and 7s कि रूट की जो टिप्स होती है उनके ऊपर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम रूट हेयर सेल्स कहते हैं। रूट हेयर सेल्स क्या होते हैं? रूट हेयर सेल्स जो है ये एक सिंगल सेल होता है जिसकी हेयर लाइक एक्सटेंशन होती है। इसकी हेयर लाइक एक्सटेंशन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है सेल को। वो क्या होता है कि एज इट कंटेन दिस हेयर लाइक एक्सटेंशन, इट प्रोवाइड्स द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखो, अगर ये सेल बिल्कुल ऐसे होता, बंद होता और ये हेयर लाइक एक्सटेंशन नहीं होती, तो इतना ज्यादा जगह नहीं होती कि पानी जो है वो आसानी से रूट्स के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। सो द रूट हेयर सेल्स आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ लार्ज सरफेस एरिया बिकॉज ऑफ दिस हेयर लाइक extension, right? The root, this hair like extension is actually the root hair, and it is very much helpful in absorption of water as well as the nutrients. ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो देखो, पूरा जो रूट हेयर सेल है ये बिल्कुल थिन वॉल्ड होता है। तो जितना थिन वॉल्ड होगा, जितना पतला होगा, जितना बारीक वॉल होगी, उतना ही रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर और आयंस होगी। ठीक है, मिनरल आयंस की मूवमेंट जो है वो उतनी ही आसानी से होगी। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन जो है या डिफ्यूजन या किसी भी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए जो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना थिन मेम्ब्रेन होगी उतना ही फास्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो रूट हेयर सेल के पास एक और एडेप्टेशन क्या है कि रूट हेयर सेल के पास आम सेल्स की निस्बत एक बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है, और ये वैक्यूल इसका जो है वो रूट हेयर तक एक्सटेंड करता है। और दिस वैक्यूल इज स्पेशली फिल्ड विद अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज कॉन्सेंट्रेटेड इन नेचर। अब देखो इससे क्या मतलब है इसका। देखो, लार्ज जो वैक्यूल है, अगर वाटर के लिए वैक्यूल ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो वैक्यूल है इसको हम सैप वैक्यूल कहते हैं, एसएपी सैप वैक्यूल। और इस सैप वैक्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन होता है जो अट्रैक्ट करता है वाटर को। बिकॉज देखो, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज्यादा होती है, ऐसा सोल्यूशन जो होता है उसका वाटर पोटेंशियल लो होता है। तो वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर। तो सॉइल में पानी जो है उसका वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो ज्यादा हो गया, तो आसानी से वाटर विल एंटर इनटू द वैक्यूल। आ रही बात समझ में? तो वो वैक्यूल जो है वो इस वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सेल्स है, राइट? अब हाउ डज वाटर मूव थ्रू द रूट हेयर सेल? रिमेंबर, क्योंकि जब भी वाटर की मूवमेंट होगी we will talk about water potential and we will talk about osmosis because the membrane has been crossed. So as the water has to cross the membrane, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे the water is moving through osmosis. ठीक है, ये बात समझ में है आप लोगों को?
कि water is moving through osmosis. What do you think? Do these cells need chloroplast? Think about it. Yes. Yeah. You must, I know you must be thinking that what is the need of chloroplast in roots? Yes, the root hair cells do not contain any chloroplast. देखो roots ने photosynthesis तो नहीं करनी है, तो roots में chloroplast नहीं होते, ठीक है? But on the other hand, the root hair cell contain a large number of mitochondria. अब why there is a need of large number of mitochondria? देखो water की movement तो हो जाएगी because of the concentrated cell sap vacuole, लेकिन what about ions? ions जो है वो बहुत ज्यादा quantity में soil में नहीं होते. The soil has usually the soil has a less concentration of ions. और soil के हिसाब से अगर हम root hair cell को compare करें तो देखा जाए तो root hair already एक concentrated cell sap से भरा हुआ है. तो जब concentrated cell sap है तो आयन की मूवमेंट क्यों होगी? सो टू प्रमोट आयनिक मूवमेंट बेसिकली प्लांट सेल क्या करते हैं? प्लांट सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं. एक्टिव प्लांट में रूट हेयर सेल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ द आयंस फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब भी हम कोई चीज को मूव करने की कोशिश करेंगे तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो हायर टू लोअर तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, खुद ब खुद ही होगी. लेकिन कभी हम किसी चीज को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स फ्रॉम लो टू हाई की तरफ हम उसको लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी. इसीलिए रूट हेयर सेल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आम सेल्स की निस्बत ज्यादा होता है. ठीक है, दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर टू द अदर सेल्स ऑफ द प्लांट्स. ओके, सो लेट्स जस्ट क्विकली रिव्यू कि क्यों ये सेल स्पेशलाइज्ड है एंड हाउ दे आर स्पेशलाइज्ड. नंबर 1 ये कि ये इनके अंदर हेयर लाइक एक्सटेंशन है, दैट इज प्रोवाइडिंग देम द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. सेकेंडली, इनके पास क्या खास बात है कि इनकी वॉल्स थिन है. जब इनकी वॉल्स थिन है तो मूवमेंट ऑफ वाटर बहुत आसानी से होती है. थर्ड थिंग इज इनके पास एक बड़ा सा वैक्यूल है जो कि वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. अब ये जो वैक्यूल है इट इज फिल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, तो उसकी वजह से भी वाटर की मूवमेंट जो है वो ज्यादा होती है, बिकॉज वाटर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाता है. और उसके अलावा हमने क्या बात की है? हाँ, एक बात आप याद रखते हैं कि वाटर की मूवमेंट जब भी हम बात करेंगे तो हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे. और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्यों जरूरी है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सेल सैप है और कॉन्सेंट्रेटेड सेल सैप के बाद मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाने में डिफिकल्टी होती है. सो we can say that internal environment is hypertonic as compared to external. So आसानी से मूवमेंट करवाने के लिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. हम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है सॉइल में, लेकिन हमें चूंकि सॉइल आयंस की जरूरत है तो वी आर एब्जॉर्बिंग देम विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारी एनर्जी पैदा करते हैं और इस एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ आसानी से मूव कर जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट रूट हेयर सेल. अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज समझ में ना आए तो यू आर वेरी लाइक यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स. ओके, आई होप इट इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. चलो, द सेकेंड एग्जाम्पल from the specialized cells of plant is xylem vessels. I'm sorry I've written example number 4, but this is example number 2. I was just shuffling them. ठीक है. So अच्छा, अब एक xylem की अगर हम बात करें तो xylem में क्या चीज आएगी? xylem आप लोगों को पता है, you must have studied that there are in the plant we have vascular bundles. और वेस्कुलर बंडल्स का मतलब क्या होता है कि ये वो टिश्यूज होते हैं जिनका काम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना होता है. दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर होती है. एक होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दूसरी होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड अमीनो एसिड सॉल्यूशन. अब प्लांट के पास चूंकि दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन नीड्स हैं, तो दो तरह के ही ट्रांसपोर्टेशन वेसल्स भी हैं, जाइलम एंड द अदर इज द फ्लोम. ठीक है, हम जाइलम को डिस्कस करने वाले हैं अभी, तो हम लेट्स टॉक अबाउट द जाइलम. The xylem are the vessels जिनका काम क्या है कि they will be carrying the water from root to the leaves. याद रखने वाली बात ये है कि जाइलम सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट कराते हैं, फ्रॉम लोअर साइड टू अपर डायरेक्शन. ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ. ऊपर से कभी भी पानी वापस नहीं आता. ठीक है, कभी भी ऊपर से पानी वापस नहीं आएगा.
always the water will move, or the solution of water and mineral will move from the roots to the leaves, right? अब जाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली बात ये कि जाइलम वेसल जो है वो लॉन्ग है और हॉलो है। हॉलो होने का क्या फायदा है कि वी हैव सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर, एंड दे आर नॉट मेड अप ऑफ एनी लिविंग सेल्स, ये डेड सेल्स हैं। अब लिविंग सेल्स होते हैं तो द लिविंग सेल्स नीड स्पेस, राइट? उनके पास स्पेस चाहिए क्योंकि उनका साइटोप्लाज्म होगा, उनके उनके और डिफरेंट ऑर्गेनेली सारे इसके अंदर होंगे, न्यूक्लियस होगा, और फिर उसकी एनर्जी डिमांड्स होंगी। बट एज दीज आर डेड सेल्स, तो इनको, इनकी डेड सेल्स होने की वजह से ये आराम से हॉलो ट्यूब्स बन जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके ये जो वेसल्स हैं ये एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़ी भी होती हैं, लेकिन इनके बीच में कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होती। क्रॉस वॉल क्या चीज होगी वो हम फ्लो में जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आई टेल यू। क्रॉस वॉल्स आर द बैरियर्स which are present at different intervals and they are important for the movement of food. लेकिन xylem के अंदर you won't find any cross walls, so it's a clear passage direct that allows the water to move up, ठीक है। उसके बाद जाइलम में जगह जगह पे आपको नजर आएंगी पिट्स। पिट्स क्या होती है? पिट्स छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि क्यों बहुत जरूरी होते हैं? देखो, वाटर ने सिर्फ लीव्स तक नहीं जाना, each and every part of the plant needs water, so the pits allow the movement of water from the xylem to the stem and to the other parts of the plant, ठीक है। उसके बाद जाइलम के जो ये डेड वेसल्स हैं, ये डेड वेसल्स जो है इनके अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम लिग्निन कहते हैं। लिग्निन टफ केमिकल होता है और ये वेसल्स को थिक करता है। इसकी थिकनिंग जो है वो यूजुअली किसी ना किसी पैटर्न में होती है। यू कैन सी, देखो यहाँ पे स्पाइरल पैटर्न है, ठीक है। स्पाइरल फॉर्म में जो है वो लिग्निन डिपॉजिट हुआ हुआ है, या लिग्निन कैन आल्सो डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। अब लिग्निन की डेपोजिशन की वजह से देखो इंटरनल होलो कैविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक्सटर्नली जो जाइलम वेसल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है। दे आर लाइक वेरी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, सो जो है और उसके साथ साथ जो स्पाइरल शेप है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें ये वाली जो शेप है, इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा या इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका जो प्लांट है, चूंकि प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता बट इट बेंड्स एट डिफरेंट इंटरवल्स, तो उसकी जो बेंडिंग है उसमें वो सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर ये ऐसे लिग्निन होता है कि जो पूरा का पूरा 100% इस तरह वॉल में डिपॉजिट होता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल और इन द फॉर्म ऑफ रिंग, तो क्या होता? तो फिर ये होता कि वो प्लांट जो है वो सिर्फ अपवर्ड ही ग्रो कर सकता होता, किसी भी साइड पे बेंड नहीं कर सकता था। लेकिन दिस बेंडिंग इज बिकॉज ऑफ दीज स्पाइरल्स और रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, तो वो उसको फ्लेक्सिबल बना देती हैं, ठीक है। सो देखो, अब ये भी एक स्पेशल सेल हो गए, ठीक है, या स्पेशल वेसल्स हो गई। इनका काम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलोंग विद द मिनरल, इनके अंदर मतलब वाटर एंड मिनरल दोनों को ट्रांसपोर्ट करना है। तो इनकी जो वॉल्स हैं वो लॉन्ग और हॉलो हैं, डेड सेल्स हैं, ठीक है। जल्दी से हम देख लेते हैं। एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके बीच में कोई क्रॉस वॉल्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस ट्यूब्स होती हैं जिनके बीच में कोई बैरियर नहीं होता, ठीक है। इनके अंदर पिट्स हैं, ये जो पिट्स हैं ये इनको सराउंडिंग टिश्यूज में पानी को सप्लाई करने में हेल्प करती हैं। और उसके अलावा जैसे हमने बात की कि इनके अंदर लिग्निन डिपॉजिट है, लेकिन लिग्निन किसी ना किसी पैटर्न में डिपॉजिट है, इधर द फॉर्म ऑफ रिंग और स्पाइरल। और इसकी वजह से जाइलम को ये ऑल्दो हार्ड भी है बट एट द सेम टाइम इट इज फ्लेक्सिबल, and it can turn its structure like shape, or you can say that it can help in the branching of the different parts of the uh, tree। जैसे उसकी अलग अलग ब्रांचेस बनती हैं और फिर उसकी सब ब्रांचेस बनती है, और इवेंचुअली जब लीव्स आते हैं और फिर लीव्स के अंदर भी सब ब्रांचेस बनती हैं। तो इन सब चीजों के अंदर ये जो स्पाइरल शेप है उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो ठीक है, अगेन अगर कोई सवाल होगा तो यू कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। Okay, so let's talk about the examples from the human body. The examples from the human body, like बहुत सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी में जिसको हम एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी दो एग्जाम्पल्स उठाई हैं, न्यूरॉन और स्पर्म सेल्स। वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट रेड ब्लड सेल्स, वो मैं आप लोग को इंशाल्लाह जब हार्ट करेंगे तो तब डिटेल में फिर दोबारा पढ़ा दूंगी, ठीक है। सो न्यूरॉन्स, व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स बड़े स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका काम हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव करवाना होता है। इनका काम सिग्नल्स को रिसीव करना और रिसीव करने के बाद दूसरे न्यूरॉन्स को भेजना होता है। सो न्यूरॉन्स आर द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये हमारे दिमाग के साथ कनेक्टेड वेसल्स होती हैं और स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्स होते हैं जो बेसिकली ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। और फिर जब ब्रेन जो है वो किसी किस्म का डिसीजन लेता है तो उसको रिस्पेक्टिव
इफेक्टर ऑर्गन्स तक उनको उन मैसेजेस को डिलीवर करते हैं। अब न्यूरॉन्स में चूंकि इलेक्ट्रिकल करंट ने फ्लो करना होता है, तो न्यूरॉन जो है वो नॉर्मल सेल्स की निस्बत थोड़े डिफरेंट होते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगेन हम चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में? वी विल बी स्टडिंग अबाउट न्यूरॉन्स इन द चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेशन। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की डिफरेंसेस बता देती हूँ। देखो, न्यूरॉन की बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, द हेड एंड द टेल। ठीक है। अब ये जो हेड है, इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है और बाकी सारे ऑर्गेनील है। और बाद में इसके पास एक साइटोप्लाज्मिक और इसकी बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं जो आपको नजर आ रही हैं, कुछ इस तरफ छोटी और बहुत सारी ब्रांच, और एक ये आपको नजर आ रही है कि लॉन्ग ब्रांच है जो एंड में जाके खत्म हो रही है। ठीक है। ये जो इसका हेड रीजन है इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। ठीक है, यानी ये वाला जगह जहां पर इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, वी कॉल इट एज सेल बॉडी। और ये जो हमारे पास नीचे लॉन्ग एक्सटेंशन जा रही है, दिस इज नोन एज द टेल। टेल को हम एक्सॉन कहते हैं, AXON, एक्सॉन। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज भी है, वो क्या चीज है? दीज स्ट्रक्चर, दीज एक्सटेंशंस, these extensions are known as dendrons and dendrites, and the function of dendrons and dendrites is to receive information. ये receivers होते हैं। ठीक है। ये जो है इतने scattered होते हैं and they're very very sensitive. slight change भी अगर हमारी सराउंडिंग में आता है तो वो इसको रिसीव करते हैं, और इनको रिसीव करके वो फिर सेल में से क्रॉस करके एंड देन दे पास इट टू द एक्सॉन। एक्सॉन यूजुअली काफी लंबी ट्यूब होती है और ये फिर मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने में हेल्प करती है। वन थिंग यू नीड टू सी इज कि ये एक्सॉन जो है, इसके बाहर देखो आपको ये सेल नजर आ रहे हैं। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दीज नेम्स, नोड ऑफ रेनबॉयर और श्वान सेल और ये वो। जस्ट रिमेम्बर इट्स अ फैटी लेयर, एंड फैटी लेयर इज इम्पोर्टेंट फॉर इंसुलेशन ऑफ द सिग्नल्स। बिकॉज देखो, न्यूरॉन में से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल करंट जो फ्लो कर रहा है उसको इंसुलेशन की जरूरत है। जैसे हम अपने घर में जो हमारी ओपन वायर्स होती हैं उसको हम प्लास्टिक रैप करते हैं या यूजुअली टेप से कवर करते हैं, या वायर ही ऐसी होती है कि अंदर हमारे पास जो है वो लाइक कॉपर वायर होती है और उसके सराउंडिंग में प्लास्टिक होता है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेम इज द केस विद द माइलिन। द माइलिन ऑल्सो इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंसुलेशन प्रोसेसेस। ठीक है। सो माइलिन जो है वो कवर करती है सिर्फ एक्सॉन को, माइलिन डजंट कवर द डेंड्रॉइड्स, क्योंकि डेंड्राइट्स को तो रिसीव करना होता है और ये बहुत छोटे होते हैं। मगर दीज आर लॉन्ग वेसल्स, सो इन लॉन्ग वेसल्स को डैमेज से बचाने के लिए और ऑल्सो फॉर द इंसुलेशन पर्पस द माइलिन कवर्स द एक्सॉन। फिर एक्सॉन का एक एंड होता है जिसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, एंड दिस टर्मिनल इज ईदर अटैच्ड टू अ न्यू एक्सॉन और दिस कैन ऑल्सो एंड अप ऑन द इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है। यानी ये जो ये जगह है ये कहाँ जाएगी? या तो यहाँ पर नया न्यूरॉन आ जाएगा, या फिर ये जाके खत्म होगी मसल्स पे जिन्होंने मूवमेंट करनी होती है या किसी ग्लैंड के ऊपर। ठीक है। अब आपको ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल अगर लग भी रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम इस चैप्टर पे आएंगे तो हम इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे। अब देखो, स्पेशलाइज क्यों है? क्योंकि पहली बात ये कि इसका फंक्शन ही बहुत स्पेशल है। द फंक्शन इज टू कैरी द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके लिए इसके अंदर सिंपल सेल के अलावा, इस सिंपल सेल के अलावा ये एक्सटेंशन हैं दो तरह की। ये वाली जो छोटी एक्सटेंशन है डेंड्रॉइड्स हैं। द लॉन्गर एक्सटेंशन इज एक्सॉन, और एक्सॉन के एंड को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। आई एम सॉरी, एग्जांपल नंबर 3 नहीं है, एग्जांपल नंबर 4 है। ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रूट हेयर सेल, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जाइलम, फिर हमने बात की न्यूरॉन की, एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्पर्म सेल। We all know that the sperm cells are the reproductive cells and these are the male reproductive cells. अब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनके अंदर चूंकि दे आर द गमीट्स, सो दे आर हेप्लॉइड सेल्स। हेप्लॉइड सेल कौन से सेल्स होते हैं? जिनके पास जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जो मेल और फीमेल गमीट्स होते हैं उनके अंदर इससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दैट मीन्स 23। बिकॉज these cells eventually have to fertilize, तो वो नंबर दोबारा रीस्टोर हो जाएगा। यानी 23 chromosomes in the gamete of the male gamete and the 23 chromosomes of the female gamete जब ये आपस में मिल जाएंगे तो again we will get the same number of chromosomes, that is 46। ठीक है। सो अब ये भी एक स्पेशलाइज सेल हो गया, ये तो और ही ज्यादा स्पेशलाइज सेल हो गया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी डिफरेंट है। तो इसकी क्या एडेप्टेशन है? देखो, जो स्पर्म सेल है उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, द हेड एंड द नेक एंड देन द टेल। ठीक है। ये जो हेड है, द हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स द साइटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 23 क्रोमोसोम्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, उसके बाद
उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये नजर आ रही है टिप, ठीक है। जो हेड है ये थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, और इसकी टिप में ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिस इज नोन एज एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, एंड दीज एंजाइम्स आर रिलीज्ड व्हेन द स्पर्म मीट्स द एग। एग जो है उसके बाहर बहुत सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं, उन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को, लेयर्स को डाइजेस्ट करके स्पर्म जो है वो एग सेल के अंदर एंटर होता है। तो एक्रोसोम के अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं टू पेनिट्रेट इनटू द फीमेल एग सेल, राइट। सो ये इसकी अडेप्टेशन होगी विच इज नॉट प्रेजेंट इन अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। बाकी सेल्स में तो एक्रोसोम नहीं होता, लेकिन एक्रोसोम इज पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन द स्पर्म सेल, ये खास कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अच्छा, इसके जो मिडिल रीजन होता है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर बहुत 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 सारे इसलिए होते हैं क्योंकि इनको, ये जो स्पर्म्स होते हैं ये बहुत ही फास्ट मूविंग सेल्स होते हैं, दे आर वेरी मोटाइल, दे हैव द टेंडेंसी टू मूव, और इनको वैसे भी मूव करने की जरूरत होती है, दे हैव टू रीच टू द एक्स सेल। सो वहां तक पहुंचने के लिए द स्पर्म्स आर वेरी एक्टिव, एंड द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द स्पर्म सेल इज जनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने थोड़ी देर पहले रूट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे ज्यादा क्यों थे, क्योंकि वहां पे हमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को प्रमोट करना था, किसके एब्जॉर्प्शन को, मिनरलाइन के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करना था बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों ज्यादा है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए ज्यादा है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने वो एनर्जी जनरेट करनी है जिसकी वजह से स्पर्म मूव कर सके, एंड देन द स्पर्म हैज अ टेल दैट हेल्प देम टू स्विम इन द इन द सीमेन एंड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो ये जो पूरा का पूरा स्पर्म है इसकी वन कंटिन्यूअस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और दैट मेक्स वन कंप्लीट सेल। यूजुअली इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल सेल, अ वेरी वेरी स्मॉल सेल, बट स्टिल इट हैज अ लॉट ऑफ adaptations for its function, like the presence of acrosome, the presence of large number of mitochondria, and this tail. All these things make them as a special cell. So this is all about the special cells. इसमें रेड ब्लड सेल को भी आप पढ़िएगा, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आप उसको देख लीजिएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। एज यू सजेस्टेड मी टू टेक बायलिंगुअल लेसन्स, तो आपकी बात मैंने समझी और सुनी है। आई एम मोर देन वेलकम, लाइक आई to all your suggestions, and inshallah I'll try to further improve it. Jazakallah for watching, and if you haven't subscribed my channel, please do that, because I'm working really hard to generate content which is useful for you, and I hope you are also learning good from me. Okay? So if you have any questions, do let me know, and Jazakallah for watching. Allah Hafiz.